सुबह के ठीक 11 बजे शहर के सबसे फेमस 5 स्टार होटल रॉयल पैलेस के भारी भरकम कांच के दरवाजों की ओर एक बुजुर्ग महिला धीमे कदमों से बढ़ रही थी। उनका नाम था सरोजिनी देवी। साधारण साड़ी, माथे पर सिलवटें और हाथ में एक पुराना थैला लिए वो होटल के गेट तक पहुंची। गार्ड ने उन्हें देखते ही भौएं चढ़ाईं और रास्ता रोककर बोला, माई, आप यहां क्यों आई हैं? ये कोई साधारण जगह नहीं है। सरोजिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, बस उसकी जानकारी लेनी थी। गार्ड ने अपने साथी की ओर देखकर ठहाका लगाया, अरे सुनो तो, माई कह रही हैं उनकी बुकिंग है। फिर सरोजिनी से बोला, माई, गलती से आप गलत जगह आ गई हैं। ये होटल बड़े बड़े लोगों के लिए है, आप जैसे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी बीच रिसेप्शन पर खड़ी मैनेजर अनन्या शर्मा ने यह बातचीत सुन ली। उसने सरोजिनी को सिर से पांव तक देखा और होठों पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान लाई। माई, मुझे नहीं लगता आपकी कोई बुकिंग होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। सरोजिनी ने विनम्रता से कहा, बेटी, एक बार सिस्टम में चेक तो कर लो, शायद मेरा नाम हो। अनन्या ने बेमन से कंधे उचकाए और बोली, ठीक है, इसमें वक्त लगेगा, आप वहां वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। सरोजिनी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे लॉबी के कोने में रखी कुर्सी की ओर बढ़ गई। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। एक ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त की चाय पीने आई हैं। दूसरा बोला, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, एक गिलास पानी भी नहीं खरीद सकती। सरोजिनी ने सब सुन लिया पर चुप रही। वो कुर्सी पर बैठ गईं, थैला जमीन पर रखा और अपने पुराने छाते को दोनों हाथों से थामे खामोश रही। लॉबी में माहौल अब भारी हो चुका था। लोग कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उनकी ओर इशारा कर बातें कर रहे थे। एक छोटी बच्ची ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, ये दादी यहां क्यों बैठी हैं? ये तो अमीर नहीं लगती। मां ने जवाब दिया, बेटी, किस्मत सबको एक जैसी नहीं मिलती, कुछ लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। अनन्या फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने सहकर्मी से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहां बैठने देना भी होटल की साख के लिए ठीक नहीं। सहकर्मी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद ही चली जाएंगी। सरोजिनी सब सुन रही थी पर एक शब्द न बोली। वो बस इंतजार कर रही थी कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटा बीत गया। वो उसी कुर्सी पर बैठी रहीं, कभी घड़ी देखती, कभी रिसेप्शन की ओर। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और उनकी बुकिंग कंफर्म करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार सरोजिनी ने छाते का सहारा लिया और खड़ी हुई। रिसेप्शन की ओर बढ़ते हुए बोली, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है। अनन्या ने सोचा, अब ये दादी मैनेजर से भी मिलना चाहती है। उसने फोन उठाया और मैनेजर रवि मेहरा को कॉल किया। सर, एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती हैं। रवि ने दूर से सरोजिनी को देखा और हंसते हुए बोला, क्या ये हमारी गेस्ट हैं या सड़क से भटक कर आ गई हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, इन्हें बैठने दो, खुद ही चली जाएंगी। अनन्या ने वही बात सरोजिनी को दोहराई। सरोजिनी ने गहरी सांस ली और वापस कुर्सी पर बैठ गई। लॉबी की नजरें उनके कंधों पर बोझ की तरह थीं, पर उनकी आंखों में धैर्य अब भी बरकरार था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, हर मिनट उनके लिए भारी पड़ रहा था। अनन्या दोबारा उनके पास आई और रूखे लहजे में बोली, माई, आपको और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर अभी व्यस्त हैं। सरोजिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगी। उसी वक्त रवि अपने कैबिन में किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। फोन रखते ही अनन्या का फिर कॉल आया। उसने कहा, सर, वो बुजुर्ग अभी भी बैठी हैं, आप एक बार मिल लीजिए। रवि ने हंसकर जवाब दिया, बैठने दो, थक जाएंगी तो चली जाएंगी, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी होटल का एक जूनियर स्टाफ विशाल वहां से गुजरा। वो पोर्टर था और उसने सरोजिनी को देखा। लॉबी में लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर विशाल की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वो धीरे से उनके पास गया और बोला, माई, आप कब से बैठी हैं? किसी ने आपकी मदद नहीं की? सरोजिनी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहती हूं, पर लगता है वो व्यस्त हैं। विशाल का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, माई, आप चिंता मत करो, मैं अभी इनसे बात करता हूं। सरोजिनी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। विशाल तेजी से रवि के कैबिन की ओर गया। दरवाजे पर नॉक कर अंदर गया। रवि ने इशारे से पूछा, क्या है? विशाल ने आदर से कहा, सर,
लॉबी में एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती हैं। रवि ने भौं चढ़ाई और बोला, विशाल, तुम्हें कितनी बार कहा है फालतू लोगों से दूर रहो, वो कोई गेस्ट नहीं है। विशाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, उन्होंने कहा कि इनकी बुकिंग है, शायद कुछ जरूरी बात है। रवि हंस पड़ा। जरूरी बात? विशाल, तुम्हें क्या लगता है इस होटल में कोई साधारण साड़ी वाली बूढ़ी औरत बुकिंग कर सकती है? जाओ अपना काम करो। विशाल चुप रहा, पर अंदर से दुखी था। उसे लगा इंसान को उसकी शक्ल से कैसे आंका जा सकता है। क्या बड़े पद पर बैठने से इंसानियत भूल जाना चाहिए? विशाल लॉबी में लौटा और सरोजिनी के पास बैठ गया। माई, मैंने कोशिश की पर मैनेजर अभी नहीं मिल सकते। सरोजिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही काफी है। विशाल की आंखें नम हो गईं। उसे लगा इस बुजुर्ग महिला में कुछ खास है। उनकी सादगी में एक गहरी ताकत थी। लॉबी का माहौल अब और भारी हो चुका था। लोग ताने मार रहे थे। सरोजिनी खामोश थी और विशाल बेचैन। करीब 1 घंटा और बीता। सरोजिनी ने आंखें बंद की और सोचा, धैर्य ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:30 बजाए। सरोजिनी ने छाता उठाया, थैला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की ओर बढ़ी। लॉबी में लोग फिर ताने कसने लगे। देखो, माई अब मैनेजर से भिड़ने जा रही हैं। अनन्या ने उन्हें देखकर झुंझलाते हुए कहा, माई, आपको कहा ना इंतजार करें, मैनेजर व्यस्त हैं। सरोजिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद उनसे मिलूंगी। वो सीधे मैनेजर के कैबिन की ओर बढ़ी। लॉबी में सन्नाटा छा गया। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। कैबिन का दरवाजा खोलते ही रवि अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। उसने तल्ख लहजे में कहा, हाँ माई, क्या शोर मचा रखा है, बताइए क्या काम है। सरोजिनी ने थैले से एक लिफाफा निकाला और आगे बढ़ाया। ये मेरी बुकिंग और कुछ जरूरी कागज हैं, कृपया देख लीजिए। रवि ने हंसते हुए लिफाफा लिया पर बिना खोले टेबल पर फेंक दिया। माई, जब जेब में पैसे नहीं होते तो बुकिंग की बातें बेकार हैं। ये होटल आपके बस का नहीं, चली जाइए। सरोजिनी ने उसकी आंखों में देखा। अब उनकी आवाज गंभीर थी। बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? इन कागजों को पढ़ लो। सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। रवि पीछे झुका और जोर से हंसा। मुझे सालों का तजुर्बा है, आपकी शक्ल बता रही है आपके पास कुछ नहीं है। लॉबी में कुछ गेस्ट्स भी हंसने लगे। सरोजिनी ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और बोली, ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं तो मैं जाती हूं, पर याद रखना, अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। पीछे से ताने गूंजे, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। सरोजिनी होटल से बाहर निकल गई। उनकी धीमी चाल और शांत चेहरा लॉबी में सन्नाटा छोड़ गया। रवि अपनी कुर्सी पर मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तभी विशाल ने लिफाफा उठाया और चुपके से सर्वर रूम में गया। उसने लिफाफे की डिटेल्स के आधार पर होटल का डेटाबेस खंगाला। कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। स्क्रीन पर साफ लिखा था, सरोजिनी देवी, होटल की 70% शेयर होल्डर, संस्थापक सदस्य। विशाल की सांसें तेज हो गईं। उसने प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली और भागता हुआ रवि के केबिन में पहुंचा। रवि अभी भी फोन पर था। विशाल ने कहा, सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये वही बुजुर्ग हैं, वो इस होटल की मालकिन है। रवि ने फोन रखा और भौं चढ़ाई। विशाल, ये बकवास बंद करो। उसने रिपोर्ट को बिना पढ़े धकेल दिया। ये होटल मेरी मैनेजमेंट से चलता है, किसी बूढ़ी औरत की दान दक्षिणा से नहीं। विशाल हैरान रह गया। वो रिपोर्ट लेकर बाहर निकला। उसे लगा ये सिर्फ होटल की बात नहीं, इंसानियत की परीक्षा है। शाम ढलने लगी। गेस्ट्स अपने कमरों में चले गए। स्टाफ अपने काम में व्यस्त हो गया, पर विशाल के दिल में हलचल थी। उसे यकीन था अगला दिन सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह होटल में हलचल थी। स्टाफ आपस में फुसफुसा रहा था। सुना है कल की बुजुर्ग कोई बड़ी हस्ती है। हाँ, शायद होटल की मालकिन। खबर फैल चुकी थी पर किसी को यकीन नहीं था। 10:30 बजे मुख्य द्वार से सरोजिनी दोबारा आई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उनके साथ एक वकील था जिसके हाथ में काला ब्रीफकेस था। लॉबी में सन्नाटा छा गया। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब स्तब्ध थे। कल जिसे तुच्छ समझा गया था, आज वो किसी रानी की तरह प्रवेश कर रही थी। सरोजिनी ने इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज में अब नरमी नहीं बल्कि अधिकार था। रवि बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी पर अहंकार बाकी था। जी माई, फिर आ गई? सरोजिनी ने ठंडी नजरों से कहा। रवि मेहरा, मैंने कहा था कर्मों का फल मिलता है, आज वो दिन है। वकील ने ब्रीफकेस खुला और एक मोटी फाइल टेबल पर रखी। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि सरोजिनी देवी इस होटल की 70% शेयर होल्डर हैं। वो असली मालकिन हैं। लॉबी में सन्नाटा छा गया।
अनन्या के हाथ कांपने लगे। गेस्ट्स फुसफुसाए, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। सरोजनी ने छाता जमीन पर टेका और बोली, रवि, आज से तुम मैनेजर नहीं हो, तुम्हारी जगह विशाल इस पद को संभालेगा। रवि गुस्से से कांपते हुए बोला, आप मुझे हटा नहीं सकती, मैंने इस होटल को बनाया है। सरोजनी गरजी, ये होटल मेरी मेहनत का है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी बाहर कर दूं, पर तुम्हें फील्ड का काम सौंपा जा रहा है, वही करो जो तुमने दूसरों से करवाया। उन्होंने विशाल को बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुमने इंसानियत दिखाई, यही असली काबिलियत है। विशाल की आंखें नम हो गईं। माई, मैंने तो बस सही किया। सरोजनी ने अनन्या की ओर देखा, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए माफ कर रही हूं, पर याद रखना, किसी को कपड़ों से मत आंकना। अनन्या ने रोते हुए माफी मांगी। सरोजनी ने लॉबी में कहा, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं, यहां इंसानियत की कद्र होगी, जो भेदभाव करेगा वो यहां नहीं रहेगा। गेस्ट्स ने तालियां बजाईं, जो कल उन्हें तुच्छ समझ रहे थे आज उनके आगे झुक गए। सरोजनी ने कहा, असली अमीरी दिल में होती है। फिर वो वकील के साथ बाहर निकल गई। स्टाफ और गेस्ट्स उन्हें सम्मान से देखते रहे। उस दिन से होटल का माहौल बदल गया। हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आया जाता। लोग कहते, सरोजनी ने ना सिर्फ होटल बनाया बल्कि इंसानियत की नींव रखी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत इंसानियत और धैर्य में छिपी है। मोहनलाल और सरोजनी की तरह हमें कभी भी किसी को उनके कपड़ों, सूरत या सामाजिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान की अपनी गरिमा होती है और सच्चाई हमेशा सामने आती है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि मुश्किल वक्त में धैर्य रखें और दूसरों के प्रति दयालु रहें। सूरज और विशाल जैसे किरदार दिखाते हैं कि छोटे छोटे कदमों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। असली अमीरी पैसे या रुतबे में नहीं, बल्कि दिल की सादगी और इंसानियत में होती है। आइए हम सब ये प्रण करें कि हर इंसान का सम्मान करेंगे और अपनी सोच को बड़ा रखेंगे। इस कहानी से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपका एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का वो सच है जो हमें हर रोज याद दिलाता है, इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। विशाल और सरोजनी ने दिखाया कि सादगी में छिपी शक्ति और धैर्य दुनिया को हिला सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं इस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए? आज ही प्रण लें, किसी को उसकी शक्ल, कपड़े या हैसियत से नहीं आंकेंगे। हर इंसान का सम्मान करेंगे, चाहे वो गार्ड हो, वेटर हो या कोई अनजान चेहरा। अभी तुरंत एक्शन लो। लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो हम्बल और बताओ आप आज किसे सम्मान देंगे। शेयर करो अपने दोस्तों परिवार को टैग करके ताकि ये सीख वायरल हो। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी। समय कम है, एक्शन अभी लो। एक क्लिक, एक कमेंट, एक शेयर और आप इस बदलाव का हिस्सा बन जाओगे।